स्टूडेंट्स क्लास 9 का साइंस में है और इसमें फिजिक्स चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं फिजिक्स का। ठीक है। और अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि बल और गति के नियम है। नहीं, बल और गति के नियम में सबसे पहले हम बल को परिभाषित कर लें। तो बल किसे कहते हैं? कहते हैं कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसे यहाँ करेंगे, उसे एक समान गति की अवस्था या विरामावस्था में लाया जा सकता है या लाने की चेष्टा करते हैं। क्लियर? कहता वही है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो एक बल का प्रयोग करके उसको हम विरामावस्था में ला सकते हैं या लाने का प्रयास करते हैं, या कोई विरामावस्था में है तो उसको एक समान गति की अवस्था में लाना चाहते हैं या लाने की चेष्टा करते हैं, तो उसको हम बल कहेंगे। नहीं, और हम पता है कि बल एक सदिश राशि है। बल जो है वो धनात्मक या तो ऋणात्मक हो सकता है। हम उस चीज़ को बताएंगे कि यह धनात्मक और ऋणात्मक कैसे हो सकता है। नहीं, तो बल का हम तुमको एक और परिभाषा देंगे, फिर इसका SI मात्रक बताएंगे। बल का एक और परिभाषा को तुम लोग लिख सकते हो इस तरह से या करके कि किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसमें लगे त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ये भी एक परिभाषा है, पता है ना कि क्या है कि किसी, एक और परिभाषा लिख लो, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसमें लगा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक है, ये बल का एक और छोटा परिभाषा जो कि इसी पर ये फॉर्मूला है, हम इसीलिए उसको लिखा है कि किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। और जानते हो कि बल को हम लोग अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। बल को अंग्रेजी में हम लोग क्या करते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, और फोर्स का स्टार्टिंग लेटर जो F है ना, कैपिटल F, तो इसे F द्वारा निरूपित किया जाता है। कैपिटल F के द्वारा, F द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना, वो बल इज इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी F इज इक्वल टू द्रव्यमान को हम लोग M से और त्वरण को A से इंडिकेट करते हैं कि नहीं? तो F इज इक्वल टू हो गया MA, F इज इक्वल टू MA, नहीं, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण, यह हो गया। F बल, M द्रव्यमान, A त्वरण। यहाँ पर तुमको बताए थे कि बल जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। जानते हो कैसे? कि त्वरण जब ऋणात्मक काम करेगा, यानी जब मंदन काम करेगा, जब रिटार्डेशन लागू होगा ना, तब बल ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और ये त्वरण जब धनात्मक रहेगा तो त्वरण है, तो हमारा बल जो हो जाएगा वो धनात्मक होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये सब चीज़, नहीं कि बल धनात्मक है या ऋणात्मक है, या दोनों, या कोई नहीं, सही है ना? तो ऋणात्मक कब होगा? जब रिटार्डेशन यानी मंदन लागू होगा। मंदन लागू कब होगा? जब गतिशील वस्तु को जब हम लोग विरामावस्था में लाने का प्रयास करते हैं, तो मंदन ऋणात्मक कार्य करता है, सही है ना? और ऋणात्मक काम करेगा तो वहाँ पर बल माइनस होगा। अब रह गया बल का SI मात्रक। बल का SI मात्रक तुम लोग को बनाने के लिए हम सिखाए थे। SI मात्रक देखो कैसे बनता है, जानते हो ना कि यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg होता है ना, द्रव्यमान का मात्रक kg। यहाँ पर ये जो है वो गुना में है, तो यहाँ पर हम गुना करेंगे। और त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो गया? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माने बल का SI मात्रक
बल का SI मात्रक क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे बना वो देख लो, बना कैसे, रटने की कोई जरूरत नहीं भाई, रटना नहीं इसमें, कि हमने जो बल का सूत्र लिखा ma, तो m यानी वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग kg से मापते हैं, ठीक है। वो चैप्टर 1 में देखे थे, और नहीं तो उलट करके देख सकते हो, अभी है या नहीं। और त्वरण चैप्टर 8 में तुम लोग को बताए थे, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, सही है ना। तो त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों गुना में है तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का SI मात्रक है, और इसको न्यूटन ने प्रतिपादित किया, इसलिए इसका SI मात्रक शॉर्टकट में न्यूटन का हो, ठीक है। तो बल का SI मात्रक जो हो जाएगा वो क्या क्या लिखते हैं, न्यूटन को एन से इंडिकेट किए। माने तुम ये भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ये भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, न्यूटन भी होता है ना, सही है। बल का हम तुमको ये परिचय करवाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे संतुलित और असंतुलित बल। देखो अब आगे हम लोग संतुलित बल और असंतुलित बल, थोड़ा सा तुमको चैप्टर के शुरू में बताए थे कि हम संतुलित बल कहते कैसे हैं और असंतुलित बल कहते कैसे हैं, ठीक है। संतुलित बल माने दो विपरीत बल इस प्रकार कार्य करे कि परिणाम यदि शून्य हो, परिणाम यदि शून्य हो तो उसको हम लोग संतुलित बल कहते हैं। जानते हैं रस्सी खींचने वाला जो खेल हम लोग स्कूल में खेलते हैं, रस्सी खींचने वाला खेल में क्या करता है कि एक बहुत लंबा रस्सी है, चार आदमी एक तरफ और एक छोर में और चार आदमी दूसरे छोर में अगर खींचने के लिए कहते हैं लोगों को, तो एक दूसरे के विपरीत बल लगाएगा, क्या तो विपरीत बल हो गया। एक दूसरे के विपरीत जो बल लगाया उसमें अगर परिणाम शून्य हो तो हम उसको संतुलित बल कहेंगे, ठीक है। तो केवल रस्सी खींचने में नहीं होता है, वस्तुओं को धकेलने में होता है। बेंच को उधर से दो स्टूडेंट धकेल रहा है और इधर से दो स्टूडेंट धकेल रहा है, और बेंच का कोई टच से मस नहीं हो रहा है अवस्था में, नहीं, तो हम उसको संतुलित बल कहेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए कि दो विपरीत बल इस प्रकार कार्य करे कि परिणाम शून्य हो तो उसको हम लोग संतुलित बल कहेंगे, ठीक है। और असंतुलित बल किसको कहेंगे कि दो विपरीत बल इस प्रकार कार्य करे कि परिणाम शून्य नहीं हो तो उसको असंतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल हो गया और असंतुलित बल हो गया, ठीक है। इसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए, वस्तुओं को धकेलने में या खींचने में इस बल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन विपरीत बल होना चाहिए। तो विपरीत बल होता क्या है, जैसे समान बल माने इस वस्तु को हम इधर से इस हाथ से इधर धकेल दें और इस हाथ से इधर धकेल दें, तो दो विपरीत बल कहलाए हैं। अब समान बल क्या हो कि इस हाथ से अब इधर बल लगा रहे हैं और इधर से भी इधर बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि इधर चलता जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं इस हाथ के द्वारा इस पर भी एक बल लग रहा है, तब जाकर के टिका होगा, बुझे कि नहीं, अन्यथा ऐसा नहीं होता, बुझे कि नहीं। तो ये है तुम्हारा विपरीत बल, वह विपरीत बल कहलाए। मैंने ये नहीं समझना कि विपरीत बल है क्या, सो कहीं भी विपरीत बल लग सकता है। हम लोग पेन से जब लिखते हैं तो वहाँ भी एक विपरीत बल लगता है, पेज में लिखते हैं तो पेज भी एक विपरीत बल लगाता है और बराबर रहता है, नहीं। तो ये संतुलित बल हो गया और असंतुलित बल हो गया। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है ना वो है गति के नियम। तो अब गति के नियम तुमको अगले बार देखेंगे, आज इतना ही रखेंगे हम।